हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पुनीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सके। काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी रहने वाली है स्टूडेंट। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका मेडिवल हिस्ट्री। तो मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट आपकी जो भी मेडिवल हिस्ट्री होगी वो कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री विद थ्योरी मैं आपको आज से इस सेशन पर कराऊंगा, जो कि सीरीज आपकी डेली लाइफ चलेगी। और इस सीरीज की जो टाइमिंग रहेगी आप लोगों की स्टूडेंट, वो डेली आपको 4 पीएम, ठीक है बच्चे, डेली आपको ये लाइव देखने के लिए मिल जाया करेगी 4 पीएम ऑन यूट्यूब। तो 4 पीएम ऑन यूट्यूब के थ्रू मैं आपको कंप्लीट की कंप्लीट आपकी मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कराने वाला हूं। तो हम लोग इस मेडिवल हिस्ट्री में आज जो स्टार्टिंग करेंगे आपके मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स अटैक स्टार्ट हुआ, किस प्रकार मुस्लिम अटैक्स हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ और कंप्लीट मुस्लिम डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ पर हुआ। तो ये क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विक्रांत पुनीर, मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर और 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि मेरे एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, तो मैंने सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ और एनडीए जैसे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। हम लोग लाइव आएंगे, जैसे मैं आपको बताया 4 पीएम हम लोग डेली लाइव आया करेंगे, जहां पर आपकी सीरीज चल रही है मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों की चल रही है। तो मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पर डेली 4 पीएम लाइव आ जाइए करेगा, जहां पर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ बच्चे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट की एक सीरीज भी चल रही है, जो कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर चल रही है, जो कि 12 पीएम डेली होती है। आप उसको भी देख सकते हैं। तो 12 पीएम ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग देख सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। और सिमिलर वे में यदि मैं बात करता हूं 4 पीएम आपकी मेडिवल हिस्ट्री क्लासेस यहां पर चल रही है। इसके अलावा बहुत जल्द आपका 1-2 दिन के अंदर आपका प्लस कोर्स ऑफ साइंस, प्लस कोर्स ऑफ साइंस, साइंस का प्लस कोर्स आपका आने वाला है, जो कि पब्लिश हो जाएगा आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर। जिसकी यदि मैं टाइमिंग की बात करूं कि उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं वो 9 AM इन द मॉर्निंग रहेगी। द टाइमिंग विल बी द 9 AM इन द मॉर्निंग। तो फटाफट आप ये सभी चीजों के लिए जाकर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से और अपना गोल सेलेक्ट करिए सीडीएस, एफकेट और सीएफए, और इस सर्च ऑप्शन में जाके सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुनीर, जहां पर आप मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाले जो कि कोर्स हमारे चल रहे हैं सीडीएस एग्जामिनेशन, यानी कि हमारा जो सीडीएस 2 2021 एग्जामिनेशन आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है। यदि हम लोग आगे बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या, आपको कोड यूज करना है वीकेपी लाइव इन कैपिटल लेटर। जैसे आप इसको कैपिटल लेटर में यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी। उस रेस्पेक्टिव फीस के ऊपर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर आप 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस 8,800 आपको दिखाई पड़ रही है। सिमिलर वे में 12,800 आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करेंगे आपकी फीस 7,920 और 11,520 रहेगी। अब यदि हम लोग बात करते हैं पर महीने आपका खर्चा 660 रुपीज आता है और इसमें पर मंथ 480 आता है। कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड में सीडीएस एग्जामिनेशन क्लियर करना है। यदि मैं बात करता हूं सब्सक्रिप्शन की, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके एक साल में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो सीडीएस के 2 बार एग्जाम आते हैं, आप लोगों को मालूम है। एफकेट की यदि मैं बात करूं तो एफकेट के भी साल में दो बार फॉर्म्स निकलते हैं, एग्जाम होते हैं। सिमिलर वे में सीएपीएफ का एक बार आपका एग्जाम होता है। ऐसे ही यदि हम लोग बात करें आईनेट, ठीक है, आईनेट का भी आपका 2 बार एग्जाम होता है। तो आप ओवरऑल यदि आप देख सकते हो तो आप 7 एग्जामिनेशंस डिफेंस के देख सकते हो। इसके अलावा यदि आप एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के 2 और तो 7+2 टोटल ओवरऑल 9 आप एग्जाम्स दे सकते हो डिफेंस के। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेकर आप तैयारी कर सकते हो।
और ये मेरा चैलेंज है, यदि आप थ्योरी कोर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स को क्रैक कर देंगे। अब यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर 12 महीने या फिर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो आप अपनी रेस्पेक्टिव फीस को ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ईएमआई आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, जितनी आपको ईएमआई बनानी है। ईएमआई के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ऑप्शन में, आप बिल्कुल ईएमआई के थ्रू सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस देने की जरूरत नहीं है जब आप ईएमआई सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब यदि मैं बात करता हूं सब्सक्रिप्शन कोर्स का बेनिफिट क्या है, तो आप सब्सक्रिप्शन कोर्स से जीएस तो पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ यदि मैं बात करूं इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे, और इसी में आपको मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। तो एक ही सब्सक्रिप्शन पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी नीड नहीं है। तो फटाफट जाइए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट करिए। बस आपको कोड यूज करना है वीकेपी लाइव इन कैपिटल लेटर्स। तो यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो है स्टूडेंट्स हमारी मेडिवल हिस्ट्री की हमारी क्लास है, ठीक है। तो टुडेज क्लास इज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री की आज है हमारा लेक्चर 1 और यहां से हम लोग कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत की यदि मैं मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, जो चीज हमें पढ़नी है, तो हाउ द जोश स्टूडेंट फटाफट कमेंट कर दिए, जोश कैसा है सभी लोगों का। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपकी जजिया टैक्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंफॉर्मेशन जजिया टैक्स के बारे में कि ये जजिया कर है क्या। तो जजिया टैक्स जैसे कि आप जानते हो यह एक प्रकार का टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है बच्चे। मतलब एक प्रकार से रिलीजियस टैक्स आप इसको बोल सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था। कहने का मतलब हिंदू या फिर अदर कास्ट पीपल उस टाइम पर जो भी होते थे। तो जजिया टैक्स की यदि हम लोग बात करें तो ये कलेक्ट किया जाता था, किससे कलेक्ट किया जाता था बच्चे? नॉन मुस्लिम से, जितने भी गैर मुस्लिम्स होते थे इन सब से कलेक्ट किया जाता था। ये एक प्रकार का आपका टैक्स था। और यदि मैं बात करता हूं कैसा टैक्स है, तो आप लोग सीधा बोलोगे कि इट इज अ रिलीजियस टैक्स। ये एक प्रकार का धार्मिक कर है, रिलीजियस टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। अब इस जजिया कर से यदि मैं बात करता हूं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे बिल्कुल ध्यान से समझना। अब नॉन मुस्लिम टैक्स तो था, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल्स थी जब ये स्टार्टिंग में बनाया गया। जब ये स्टार्टिंग में बनाया गया था तो इसके अंदर एक्सेप्शनल्स क्या क्या थी? तो एक्सेप्शनल्स ये थी कि ये उस टाइम पर ब्राह्मणों, बच्चों, महिलाओं और जितने भी हैंडीकैप्स, अपंग होते थे उनसे नहीं लिया जाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शनल केस था। स्टार्टिंग में इसको ब्राह्मण, बच्चों, महिलाओं और जितने भी अपंग व्यक्ति होते थे उनसे नहीं लिया जाता था। तो एक्सेप्शनल टैक्स इसमें क्या क्या था बच्चे? ब्राह्मण्स, जितने भी आपके ब्राह्मण्स थे उनसे ये नहीं लिया जाता था। सिमिलर वे में जितने भी आपके बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, उनसे ये नहीं लिया जाता था। सिमिलर वे में जितनी भी आपकी फीमेल्स, महिलाएं होती थी उस टाइम पर, वो इस एक्सेप्शनल केस में थी। और सिमिलर वे में हैंडीकैप्स, ठीक है, कुछ अपंग जो हैंडीकैप्स थे वो भी इसके एक्सेप्शनल केस की कैटेगरी में आते थे। इन सब से ये टैक्स नहीं लिया जाता था, नॉट कलेक्टेड था, ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका परिचय, समझ रहे हो, मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर किसने बनाया था, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अगर मैं परिचय की बात करता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो परिचय बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल याद रखना, अगर यहां पर बात की जाए कि इसका परिचय, इसका बेसिक स्ट्रक्चर किसने बनाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाया था, जो कि उस टाइम पर सिंध का राजा माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है
पूरे संपूर्ण भारत, एंटायर इंडिया, पूरे संपूर्ण भारत में इसको स्प्रेड, फैलाया किसने? पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत में इसको किसने फैलाया। तो संपूर्ण भारत में इसको फैलाया कुतुबुद्दीन ऐबक। हु स्प्रेड दिस? तो पूरे भारत में इसको फैलाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरे भारत में फैलाया, पूरे भारत में इसको वसूलना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, इसी से संबंधित और क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में क्या पूछा जाएगा? पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा कि ब्राह्मण्स, ठीक है बच्चे, पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों से भी इसको कलेक्ट करना, ब्राह्मणों से भी इसको कलेक्ट करना किसने स्टार्ट किया? हु स्टार्टेड इट टू कलेक्ट फ्रॉम द ब्राह्मण्स? तो ब्राह्मणों से इसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया फिरोज शाह तुगलक। तो बच्चे किसने स्टार्ट किया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इसको ब्राह्मणों से भी वसूलना लेना स्टार्ट किया, ये आपको याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा पेपर में कि इसको एंड, इसका खत्म किसने किया, इसको बंद किसने किया? कुछ समय बाद जाकर ये जो जजिया टैक्स था ये एंड कर दिया गया और इसको एंड किया अकबर द ग्रेट ने। ठीक है, अकबर ने इसको खत्म कर दिया, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद इसको फिर से स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट अगेन, फिर से ये स्टार्ट हुआ, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया, दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। तो किसने दोबारा स्टार्ट अगेन किया? तो इसको स्टार्ट फिर से किया औरंगजेब ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, औरंगजेब ने इसको फिर से स्टार्ट किया, ये। अच्छा, सिमिलर वे में इससे और क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं? कुछ समय बाद ऐसा हुआ औरंगजेब के बाद इसको पार्शियल वे में, ठीक है, आंशिक रूप से भी समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया। तो नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका पार्शियल एंड किसने किया? पार्शियल एंड किसने किया? तो इसका पार्शियल एंड किया गया जहांदार शाह। किसने किया बच्चे? जहांदार शाह ने इसका पार्शियल एंड कर दिया, आंशिक रूप से इसको खत्म किया, ये आपको याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि जजिया सिस्टम से संबंधित है, पूरी तरह से कंप्लीट एंड किसने करा इसका? ठीक है, तो पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा इसका कंप्लीट एंड किसने किया? तो इसका जो कंप्लीट एंड हुआ वो किया मोहम्मद शाह ने। किसने कंप्लीट एंड किया बच्चे? इसका मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह ने इसको कंप्लीट रूप से एंड कर दिया गया। तो ये सभी पॉइंट्स हैं आपके जजिया टेक्स्ट, जजिया सिस्टम से संबंधित जो आपको याद रखना है। मैं फिर से बात करता हूं, मेडिवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका लेक्चर 1 है। जजिया टेक्स्ट में पहले बता रहा हूं आपको, ये कलेक्ट किया जाता था नॉन मुस्लिम टेक्स्ट, जो कि एक प्रकार का आपका रिलीजियस टेक्स्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। अब इसमें एक्सेप्शनल केस था। क्या एक्सेप्शनल केस था? कि ये ब्राह्मणों, बच्चों, फीमेल्स और हैंडीकैप से नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में याद रखिएगा इसको किसने बनाया था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध के थे, उन्होंने बनाया था। संपूर्ण भारत से किसने वसूला था इसको? तो संपूर्ण भारत से कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ब्राह्मण से किसने किसने कलेक्ट किया था इसको? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। खत्म किसने किया इसको? सबसे पहले अकबर ने। अकबर की मृत्यु के बाद फिर से स्टार्ट हुआ, औरंगजेब ने स्टार्ट किया। पार्शियल एंड, आंशिक रूप से एंड, जहांदार शाह। कंप्लीट एंड, मोहम्मद शाह। ये आपको याद रखना। तो ये सारे पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखने, जजिया टेक्स्ट से संबंधित। यहां तक आपको क्लियर है? फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर यहां तक सभी को क्लियर है, मुझे फटाफट कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट समझ में आया या नहीं आया? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब ध्यान से समझिए मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला भारत पर अरब मुस्लिमों का हमला किसने किया? तो इंडिया पर यदि हम लोग बात करते हैं अरब मुस्लिम्स, ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें इंडिया पर अरब मुस्लिम्स, ठीक है, अरब के जो मुस्लिम्स थे
इन्होंने फर्स्ट अटैक किसने किया, सबसे पहला अटैक या फिर इन्वेडर, ठीक है, कौन था? तो फर्स्ट अटैक या फिर इन्वेडर की यदि हम लोग बात करते हैं वो था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है बच्चे। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, MBQ, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट अरब मुस्लिम हु अटैक्ड ऑन इंडिया। सिमिलर वे में और क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत पर, ठीक है, फर्स्ट टर्की, भारत पर फर्स्ट टर्की, टर्की मतलब मुस्लिम्स, तुर्की मुस्लिम्स, ठीक है। तो भारत पर प्रथम तुर्की मुस्लिम्स अटैक किसने किया, ये याद रखना। तो यहां पर एक सीरीज है, सीरीज आपको याद रखनी। सबसे पहले अल्पतगीन, ठीक है, सबसे पहले अल्पतगीन साहब ने किया। द वेरी फर्स्ट अटैक इज डन बाय द अल्पतगीन। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति था वो था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। तो दूसरा जो आया अटैक करने वाला वो सुबुक्तगीन। सिमिलर वे में तीसरा व्यक्ति जिसने अटैक किया वो था महमूद गजनवी, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन था बच्चे, आपको याद रखना है महमूद गजनवी या गजनी, ठीक है। गजनवी याद रखना है, गजनी आपको याद रखना है, ठीक है। गजनवी या गजनी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, सेम चीज से, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं फिर अटैक किसने किया, तो मोहम्मद शियाबुद्दीन गौरी। नेक्स्ट तुर्की हमला किसने करा? मोहम्मद शियाबुद्दीन गौरी। तो नेक्स्ट अटैक इज डन बाय द मोहम्मद शियाबुद्दीन गौरी, आपको याद रखना। और सिमिलर वे में इन सब के बाद, तुर्की हमले के बाद जो हमारा वंश भारत में स्टार्ट हुआ उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश बोल देते हैं। तो नेक्स्ट डायनेस्टी, नेक्स्ट वंश हमारा फिर स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। तो ये आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना। अब स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश में कौन कौन आते हैं वो अभी मैं आपको बताऊं। तो मैंने आपको दो तीन चीज यहां पर बताई है कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अरब मुस्लिम्स का अटैक मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद भारत के अंदर मुस्लिम्स जो कि टर्की से थे वो कौन कौन थे? अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद महमूद गजनवी या गजनी, नेक्स्ट मोहम्मद सियाबुद्दीन गौरी, ठीक है। और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी आपकी स्टार्ट होती है। अब स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश में कौन कौन आते हैं वो अब मैं आपको बताऊं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट बता दीजिए। आगे बढ़े तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है बच्चे। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की हम लोग यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपको याद। गुलाम वंश में दूसरे व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है आपका आराम शाह, ठीक है। नेक्स्ट इज आराम शाह, ये आपको याद। सिमिलर वे में तीसरा व्यक्ति जो गुलाम वंश का आता है वो है इल्तुतमिश। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश, ठीक है, नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। और फोर्थ नंबर पे आता है रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, रुकनुद्दीन। नेक्स्ट इज रुकनुद्दीन फिरोज, आपको याद रखना। पांचवें नंबर पे जो गुलाम वंश में आएगा वो है आपकी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट इज रजिया सुल्तान, आपको याद। छठे नंबर पे नेक्स्ट है आपका बहरम शाह। नेक्स्ट इज योर बहरम शाह, आपको याद। सातवें नंबर पे नेक्स्ट जिसके बारे में लोग बात करने वाले वो है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, नेक्स्ट इज अलाउद्दीन मसूद शाह, आपको याद रखना। आठवें नंबर पे नेक्स्ट जो है वो है आपका नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नेक्स्ट इज नसरुद्दीन महमूद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज नसरुद्दीन महमूद।
उसके बाद गुलाम वंश में नेक्स्ट रूलर जो है वो है आपका गयासुद्दीन बाबन, ठीक है, गयासुद्दीन, नेक्स्ट इज गयासुद्दीन बाबन, आपको याद। 10वें नंबर पे यदि हम लोग जिस गुलाम वंश के शासक की बात करेंगे वो है आपका कायकुबाबाद, कायकुबाद, ठीक है, ये आपको याद रखना। 11वें नंबर पे है आपका शमसुद्दीन कायूमर्स, ठीक है, हु इज नेक्स्ट, शमसुद्दीन, नेक्स्ट इज शमसुद्दीन कायूमर्स, आपको याद रखना। ये है आपके गुलाम वंश। कई बार पेपर में पूछा जाता है हु इज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बहुत सारी बुक्स में कायकुबाबाद को लिखा होता है, दैट इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज शमसुद्दीन कायूमर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कौन कौन से गुलाम वंश के शासक है। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बालबन, कायकुबाद और शमसुद्दीन कायूमर्स। लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज शमसुद्दीन कायूमर्स, ये आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन रखना है, याद रखना है। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम अरब रूलर थे जो उन्होंने भारत पर अटैक किया, उनके बारे में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तक आपका सिर्फ बेसिक में आपको बताया था, अब आपके यहां से आगे स्टार्ट होगा। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, आप लोग एक बहुत फेमस व्यक्ति है, उनको जरूर जानते होंगे, साहब है, उनका नाम आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद आप लोग बोलते थे। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आप लोग जानते हो, बिल्कुल जानते हो। हजरत मोहम्मद साहब की यदि मैं बात करूं तो इनका बर्थ, इनके यदि मैं जन्म की बात करूं, सिमिलर वे में इनकी यदि मैं डेथ की बात करूं कि इनकी मृत्यु, तो हजरत मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी 1632 एडी में, इनकी डेथ हुई थी 1632 एडी। और कहां पर इनकी डेथ हुई थी? इनकी डेथ हुई थी मदीना में, है ना, वेयर, मदीना में इनकी डेथ हुई। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, मक्का में इनका जन्म और मदीना में इनकी डेथ हुई, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था 570 एडी, 570 एडी में बर्थ, 1632 एडी में इनकी डेथ हुई मदीना के अंदर, ये आपको याद। हजरत मोहम्मद साहब की डेथ के बाद, क्योंकि ये सबसे बड़े धर्म गुरु थे, सब लोग इनकी बात को मानते, है ना, धर्म गुरु थे, तो इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है बच्चे, अब जैसे ही इनकी डेथ 1632 में होती है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब जो इस्लाम धर्म है, ये इस्लाम धर्म को कौन चलाएगा? अब ये जो इस्लाम धर्म है इसको कौन चलाएगा, कौन इसका गुरु होगा, ठीक है। तो अब मतलब इसका हेड कौन होगा, ठीक है। तो हेड बनाने के लिए पोजीशन स्टार्ट की गई जिसको बोला जाता है खलीफा। अब बोला गया कि भैया हजरत मोहम्मद साहब की डेथ के बाद खलीफा बनेंगे और यही खलीफा इस्लाम धर्म के सबसे बड़े गुरु होंगे, सब लोग इनके आदेशों के हिसाब से काम करेंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट खलीफा बनाया गया, ठीक है, क्या बनाया गया? फर्स्ट खलीफा बनाया गया। और सबसे पहले खलीफा किसे बनाया गया? द फर्स्ट खलीफा वाज मेड टू अबू बकर, अबू बकर साहब को फर्स्ट खलीफा बनाया गया, आपको याद है। सिमिलर वे में अबू बकर साहब की डेथ के बाद एक और नए खलीफा बने, जिसकी यदि हम लोग बात करते हैं सेकंड खलीफा किसको बनाया गया? तो सेकंड खलीफा बनाया गया उस्मान साहब को, ये आपको याद, ठीक है। अब होता क्या था, ये जो खलीफा होते थे जहां से धर्म का प्रचार करते थे, आदेश देते थे, धर्म से संबंधित बातों का ज्ञान देते थे, उसके लिए इनकी खलीफाओं की क्या होती थी? कैपिटल होती थी, ठीक है बच्चे, क्या होती थी? राजधानी होती थी, कैपिटल होती थी उस टाइम पर, आपको याद है। तो खलीफाओं की यदि हम लोग कैपिटल की बात करें, कौन कौन सी कैपिटल थी? तो सबसे पहले कैपिटल थी जिसे कहा जाता था मदीना, ठीक है बच्चे, सबसे पहले कैपिटल बनाई गई मदीना। लेकिन मदीना के बाद कैपिटल को चेंज किया गया और बनाई गई दमिश्क, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल क्या बनाई गई बच्चे? दमिश्क को नेक्स्ट कैपिटल बनाई। दमिश्क के बाद फिर से नई कैपिटल बनाई गई और किसको बनाई गई? बगदाद,
ठीक है, बगदाद को नेक्स्ट कैपिटल बनाएगा, ठीक है। और उस टाइम पर, उस्मान साहब के टाइम पर बगदाद का, अब ये जो कैपिटल बनी बगदाद का, हर जगह के अब धीरे धीरे जाकर अलग अलग खलीफा बनने लगे। और उस टाइम पर बगदाद का जो खलीफा था उनका नाम था वालिद सेकंड। उनका नाम क्या था बच्चे? वालिद सेकंड वाज द खलीफा ऑफ बगदाद एट दैट टाइम, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से रखना, सिमिलर वे में मैंने अभी आपको बताया, आगे जाकर सिचुएशन ये आ गई थी कि हर जगह का अपना अपना क्या बनने लगा? खलीफा बनने लगा। उस टाइम पर बच्चे ये जो अरब था, ठीक है, अरब का भी एक खलीफा था, ठीक है, अरब का भी एक खलीफा था। और अरब के जो खलीफा थे उस टाइम पर उनका नाम था अल हजाज, ठीक है। उनका नाम क्या था? अल हजाज वाज द खलीफा एट दैट टाइम ऑफ अरब, ये आपको याद है। तो अल हजाज जो कि अरब के खलीफा थे, ठीक है, ये थोड़े से मनी माइंडेड हो गए। अब इनको लगा कि धर्म के साथ साथ कुछ मनी भी होनी चाहिए, तो इन्होंने अपने जो कर्मचारी होते थे उनको आदेश दिया, तुम जाओ सिलोन, सिलोन मतलब श्रीलंका, और वहां से धन लूटकर वगैरह लेकर आओ। तो अल हजाज के जो कर्मचारी थे वो सिंध नदी से होते हुए चले, ठीक है, किसकी तरफ? शिलोंग, शिलोंग मतलब श्रीलंका की तरफ। और एक बंदरगाह पड़ता था, उस बंदरगाह को कहा जाता था देवल बंदरगाह, ठीक है, जो सिंध नदी के किनारे पड़ता था। तो सिंध नदी के किनारे होते हुए, देवल बंदरगाह से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंच गए, श्रीलंका पहुंच गए, सिलोन पहुंच गए, और वहां पर इन्होंने लूटपाट करी, बिल्कुल लूटा। और लूट में ये कहा जाता है कि ये लोग 32 जहाज, 32 शिप गोल्ड लूट कर वहां से लेकर आए। और लूटते वक्त जब ये वापस चले तो इन्होंने देवल बंदरगाह पर रेस्ट किया। देवल बंदरगाह पर जब इन्होंने रेस्ट किया तो देवल बंदरगाह पर 8 डाकू थे। उन 8 डाकुओं ने, मतलब सिंध नदी को पार करते हुए देवल बंदरगाह पर इन्होंने रेस्ट किया, तो वहां पर इन्हें कुछ डाकू मिल गए, ठीक है, अरब के खलीफा के जो सम्राट वो थे, सेनापति, उनको। अब 8 डाकुओं ने ये जो 32 जहाज शिप लूटकर सेलोन से लाए थे उसमें से कुछ जहाज, ठीक है, इन्होंने लूट लिए, ठीक है। तो जब लूटपाट हो गई, अब ये कर्मचारी वहां पहुंचे, राजा से बताया, अल हजाज से बताया कि हम लोग तो 32 जहाज लेकर आए थे, लेकिन देवल नाम के बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने हमारा सामान लूट लिया, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब होता क्या है, तो कहीं ना कहीं अल हजाज को बदला लेने की बात, तो अल हजाज, बिल्कुल ध्यान से समझना, अब अल हजाज ने क्या कार्रवाई करी वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां तक फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, तो ये सारी घटना कहां पर हुई बच्चे? सिंध में हुई ना, ठीक है बच्चे, ये सारी की सारी घटना कहां पर? सिंध, सिंध में कहां पर? देवल बंदरगाह, है ना बच्चे। कहां पर हुई? देवल पोर्ट, देवल सी पोर्ट, देवल बंदरगाह के आसपास ये सारी घटना हुई है, आपको याद रखना। इस टाइम पर सिंध का जो किंग था, राजा था, वो कौन था? तो सिंध का जो राजा था, यहां पर जो वंश चलता था वो चलता था ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश यहां पर चलता था, ये आपको याद। यहां पर ब्राह्मण वंश चलता था, ब्राह्मण डायनेस्टी चलता था। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था दाहिर, द नेम ऑफ दैट रूलर इज दाहिर, नाम था उस राजा का, ये आपको याद, ठीक है। अब ध्यान समझना, इस दाहिर की यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, इसकी जो वाइफ थी, इसकी वाइफ का नाम था रानी लाड़ी, ठीक है, रानी लाड़ी, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके जो एक सन था, पुत्र था, उसका नाम था जय सिंह, उसका नाम क्या था? जय सिंह, ये आपको याद। अब इसकी 2 डॉटर थी, पुत्रियां थी, ये आपको याद रखना है। और जो पुत्रियां थी उनके नाम क्या क्या थे? आपसे पेपर में कई बार पूछ लिया जाएगा। एक पुत्री का नाम था सूर्या देवी, 1 डॉटर का नाम था सूर्या देवी, और एक और जो पुत्री थी उसका नाम था परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी नाम की इसकी क्या थी? 2 पुत्री थी, आपको याद। अब अल हजाज को उसके कर्मचारियों ने जाकर बताया है कि देवल बंदरगाह पर हमारे साथ ऐसे ऐसे लूट हुई, असली में तो हम बहुत सारी चीजें लूट कर लाए थे। अब होता क्या है, अल हजाज जो कि अरब का खलीफा होता है, ठीक है, तो अल हजाज संदेशा भिजवाता है, किसको संदेशा भिजवाता है? दाहिर को।
और दाहिर से बोलता है आप एक काम करिए, या तो आप हमें जो लूटपाट जिसने करी है उस डाकू का नाम बता दीजिए, या लूटपाट में आपने जो आपके डाकुओं ने सोना लूटा है वो हमें लौटा दीजिए, जहाज जो लूटा है लौटा दीजिए, या डाकू हमें दे दीजिए। अब ये लूट दाहिर ने तो की नहीं थी, ठीक है बच्चे, ये अल हज्जाज सोच रहा था कि दाहिर ने कराई है, लेकिन दाहिर ने नहीं की। दाहिर ने कहा मुझे नहीं मालूम है किसने लूटपाट करी, ठीक है, तो दाहिर ने मना कर दी। अब अल हज्जाज को गुस्सा आ गया, तो अल हज्जाज ने सोचा कहीं ना कहीं रिवेंज तो लेना पड़ेगा, तो इसने रिवेंज लेने के लिए दाहिर पर रिवेंज लेना स्टार्ट किया। अल हज्जाज की यदि हम लोग बात करते हैं तो अल हज्जाज ने अपना भतीजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट अरब मुस्लिम जो इन्वेडर था जिसने भारत पर हमला किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा कि तुम जाओ और इस दाहिर से बदला लेकर। दाहिर गया, मोहम्मद बिन कासिम गया, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर और इसका पुत्र जय सिंह इसका कत्लेआम कर दिया, इन दोनों को मार दिया, किल कर दिया, आपको याद है। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की पत्नी रानी लाड़ी और इसकी दो पुत्री सूर्य देवी और परमल देवी, इनको गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना दिया, प्रिजन में रख लिया, ये याद रखना। इनको क्या कर लिया, गिरफ्त में कर लिया, प्रिजन में बना लिया, कैदी बना लिया, और कैदी बनाकर ले गया अरब। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के मन में एक शक था उस टाइम पर, ये अल हज्जाज की तबीयत थोड़ी नाजुक हो रही थी। तो अल हज्जाज की तबीयत नाजुक थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ये सोच रहा था कि अगर मैं सिंध चला गया और मेरे पीछे अल हज्जाज की मृत्यु हो गई तो खलीफा तो कोई और बन जाएगा, बल्कि खलीफा मुझे बनना चाहिए। तो उसी बीच होता क्या है, जाने से पहले अल हज्जाज मोहम्मद बिन तुगलक से अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी पुत्री, तो अपनी पुत्री का विवाह करा देता है, मैरिज करा देता है, ये आपको याद है, ठीक है। और इसकी जो पुत्री अल हज्जाज की पुत्री होती है उसका नाम होता है जुबेदा। क्या नाम होता है बच्चे, जुबेदा। जुबेदा का विवाह करा देता है, कौन विवाह करा देता है, अल हज्जाज किससे, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध में होता है, इसकी बैक एब्सेंस में होता क्या है, अल हज्जाज की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसकी एब्सेंस में अरब का नया खलीफा बना दिया जाता है, और जो नया खलीफा बनता है अल हज्जाज अपने ही सेनापति, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके बाद अल हज्जाज क्या होता है, एक नया खलीफा बना देता है, ये आपको याद रखना। तो जैसे ही न्यू खलीफा बन जाता है अरब का, ये आपको याद रखना। इसी बीच जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को छोड़कर अरब जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम अपना सेनापति, एक कमांडर, मोहम्मद बिन कासिम अपना एक सेनापति, एक कमांडर जिसका नाम होता है जुनैद, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है बच्चे, जुनैद। जुनैद को पूरा राजपाट दे देता है, कहां का राजपाट दे देता है बच्चे, सिंध का पूरा राजपाट जुनैद को दे देता है। कौन देता है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम अरब जाता है तो वहां पर देखता है कि अरब का तो नया खलीफा बन गया, इसके अरमानों पे पानी फिर जाता है। इस अरब के खलीफा को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, ये मोहम्मद बिन कासिम रानी लाड़ी सूर्य देवी परमल देवी को गिफ्ट देता है, एज अ गिफ्ट देता है। किसको गिफ्ट देता है, जो कि नया खलीफा बनता है अरब का, ये आपको याद। ये तीनों के तीनों जैसे ही इस अरब के नए खलीफा के पास जाते हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन अपनी जान बचाने के लिए होता नहीं है, तो ये तीनों कहती हैं क्या खलीफा आपका स्वाद इतना बेकार है कि आप पहले से खाए हुए भोजन को टेस्ट करेंगे। मतलब ये इंडिकेशंस ये देती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अच्छा काम नहीं किया, सलूक नहीं किया। तो अरब का खलीफा क्या हो जाता है बच्चे, एकदम आग बबूला हो जाता है, और अरब का जो खलीफा होता है वो गरम रोड से मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है, किल करवा देता है कि तुमने ऐसा अपमान कैसे किया, ठीक है, ऐसे महिलाओं का क्या अपमान किया। लेकिन जैसे इस नए खलीफा को पता चलता है कि इन तीनों ने कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा था मोहम्मद बिन कासिम को मरवाने के लिए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने इसके
पति और इनके भाइयों को मरवा दिया था। ठीक है, तो अरब का जो नया खलीफा होता है वो इन तीनों को, मतलब रानी लाड़ी, सूर्य देवी और परमल देवी, ठीक है, इनको दीवार में चिनवा देता है, इनको भी मरवा देता है। ठीक है, ये आपको याद। अब समझना बच्चे, ये जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, इसने जब सिंध पर हमला किया था तो इसने पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया था। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से क्षेत्रफल, कौन कौन से एरिया थे जो कि विन ओवर करे थे, जीते थे इस सिंध के अंदर। तो इसने याद रखना कौन कौन से, तो बिल्कुल सबसे पहले देवल नाम का बंदरगाह, देवल नाम की प्लेस जीता था। उसके बाद नेओन, ठीक है, नेओन मैं हिंदी में लिखता हूं, नेओन नाम की जगह को इसने जीता था। सिमिलर वे में इसने सहवान, ठीक है बच्चे, सिमिलर वे में इसने सहवान नाम की जगह जीती। सीसम, ठीक है बच्चे, सीसम में उस टाइम पर जाट, तो सीसम के जाटों को इसने हराया। ब्राह्मणवाद नाम की जगह थी, ठीक है, ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणवाद नाम की जगह को जीता। आलोर, आलोर नाम की जगह इसने जीती। राओर, राओर नाम की जगह इसने जीती। ठीक है, और इसने मुल्तान, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखना, मुल्तान, मुल्तान नाम की जगह को जीता। उस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान में ही था जब इसे इंफॉर्मेशन मिली कि अल हजाज की मृत्यु हो चुकी है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये जितनी भी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पूछो सर ये स्टोरी क्या ये मेंशन है, यस इट इज मेंशन। कहां पर मेंशन है? चाचा नामा, ठीक है, चाचा नामा नाम की बुक में ये सारी की सारी स्टोरी प्री मेंशन है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अच्छा, चाचा नाम की बुक को अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो इसका नाम अली बताता है कि चाचा नाम की बुक को अली, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपको याद रखना। तो ये था भारत पर अरबी मुसलमानों का हमला, आपको याद रखना, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट में जैसे आपको बता चुका हूं कि भारत में अरबी मुसलमानों के हमलों के बाद तुर्की मुस्लिम हमला हुआ, और उस प्रकार अब हम लोग तुर्की हमला यहाँ पर पढ़ेंगे। यहां तक सभी को क्लियर? तो मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग तुर्की हमले की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑर्डर फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्लियर भाई? चलिए, अंडरस्टूड सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टर्किश अटैक इन इंडिया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्किश अटैक, पूरा का पूरा टर्किश अटैक, तुर्की हमला इंडिया में किस प्रकार हुआ भारत में, वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, किसने किया, किस प्रकार किया, कब हुआ, कैसे। ठीक है, अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, है ना, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से बताना। तो टर्किश हमला जो स्टार्ट होता है वो गजनी वंश, ठीक है बच्चे, किससे स्टार्ट होता है? गजनी वंश, गजनी डायनेस्टी से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना। तुर्की हमला स्टार्ट होता है किस वंश से स्टार्ट होता है? तो तुर्की हमला गजनी डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। इस गजनी वंश की स्थापना, फाउंडेशन की यदि हम लोग बात करें कि इसकी नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन किसने करी थी? अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना रखी थी, ये आपको याद रखना। कब रखी थी? 1977 एडी, 1977 एडी में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, ये आपको याद रखना। अल्पतगीन की डेथ के बाद इस वंश का साम्राज्य किसके बागडोर में आया? इसके ही दामाद, इसके दामाद का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। क्या नाम था बच्चे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने पूरी बागडोर संभाल ली, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, इस टाइम पर, जिस टाइम पर तुर्की हमला हुआ, तो सिंध के रास्ते से ही जितने भी हमलावर होते थे भारत आते थे। तो उस टाइम पर, तुर्की हमले के टाइम पर सिंध का राजा कौन था? ठीक है बच्चे, जो देवल था उसका राजा, मतलब पहले कौन था? पहले कौन था मैं आपको बता चुका हूं, दाहिर, है ना। अरबी हमले के टाइम पर दाहिर, तुर्की हमले के टाइम पर सिंध का राजा कौन था?
तो तुर्की हमले के टाइम पर सिंध का जो राजा था उसका नाम था जयपाल। ठीक है, उसका नाम क्या था बच्चे? जयपाल। ये आपको याद है। इस जयपाल को सुबुक्तगीन ने हराने के लिए 2 बार अटैक करा। कितनी बार अटैक करा? 2 अटैक करे, लेकिन इन दोनों के दोनों अटैक में सुबुक्तगीन फेल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। ये आपको याद रखना। Why does he was unsuccessful? क्योंकि नेचर ने साथ दिया जयपाल का, क्योंकि आंधी तूफान ये सब आ गए जिस वजह से ये सक्सेसफुल। ठीक है बच्चे, ये आपको याद है। अब बिल्कुल ध्यान समझिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बताने वाला हूं। सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन का बेटा सन राजगद्दी संभालता है, गजनी डायनेस्टी, गजनी वंश। और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन का जो बेटा होता है उसका नाम होता है महमूद गजनवी। ठीक है बच्चे, उसका नाम क्या होता है? महमूद गजनवी। ये आपको, या महमूद गजनी। ठीक है, ये रूलर बनता है जो कि पूरी की पूरी गजनवी डायनेस्टी, गजनी डायनेस्टी को संभालेगा। ठीक है, और जैसे ही ये राजा बनता है ये एक न्यू डायनेस्टी, ठीक है बच्चे, ये एक न्यू डायनेस्टी बनाता है, एक नया वंश बनाता है, जिस डायनेस्टी को यामिनी वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? यामिनी डायनेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एक नया वंश चलाता है जिसे हम लोग यामिनी डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब और समझिए, यामिनी डायनेस्टी बनाता है महमूद गजनवी। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद क्या होता है? ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। एक बार की बात होती है कि जैसे सुबुक्तगीन जो कि महमूद गजनवी के पिता होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के शोक में सभी राजा, आसपास के सभी राजा वाजा आते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसी टाइम पर जो सिस्तान था, सुल्तान सिंध में सिस्तान नाम की जो जगह थी, सिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था खल्फ बिन अहमद। जिसका नाम क्या था बच्चे? खल्फ बिन अहमद। उसका नाम था खल्फ बिन अहमद। ये खल्फ बिन अहमद इसके पापा के शौक से उसमें आता है। तो खल्फ बिन अहमद महमूद गजनवी से कहता है हमें काफी शौक है, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो महमूद गजनवी को यह बात पसंद नहीं आती। महमूद गजनवी इस खल्फ बिन अहमद को किल कर देता है, मार देता है, सिर्फ इतनी सी ही बात है। और मारने के बाद अपने आप को बहुत खूंखा साबित करता है और एक नया टाइटल, एक नई उपाधि धारण कर लेता है। और उपाधि जो धारण करता है वो कौन सी उपाधि होती है? उपाधि धारण करता है सुल्तान। अपने आप को बोलता है सुल्तान, तो सुल्तान की पहली उपाधि धारण कर लेता है। ये आपको याद रखना है। कौन धारण करता है? मोहम्मद महमूद गजनवी। तो ये सारी बात है महमूद गजनवी से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। यहां तक सभी को समझ में आ गया तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट कमेंट कर दीजिए। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, इसको और कुछ उपाधि और बहुत सारे टाइटल्स भी मिलते हैं। कौन कौन सी इसको और उपाधि, कौन कौन से और इसको टाइटल्स मिलते हैं, बिल्कुल ध्यान से। तो बगदाद का जो खलीफा होते हैं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। बगदाद के जो खलीफा होते हैं, ये बगदाद के खलीफा इसको और उपाधि और टाइटल भी देते हैं। बगदाद के खलीफा इसको एक उपाधि देते हैं जिसका नाम है यमीन उद दौला। ठीक है, इसको क्या उपाधि देते हैं बच्चे? यमीन उद दौला। यमीन उद दौला की उपाधि इसको देते हैं, ये आपको याद है। और इसको क्या उपाधि मिलती है? आमीन। ठीक है, इसको और उपाधि भी मिलती है। क्या मिलती है? आमीन उल मिल्हा। आमीन उल मिल्हा नाम की उपाधि भी इसको मिलती है, ये भी आपको याद। ये जो गजनी था, ये इसकी एक बात थी, ये एवरी ईयर,
ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखना। ये क्या करता था, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष अटैक करता था। कहां पर अटैक करता था, भारत पर अटैक करता था, इंडिया पर हर वर्ष इसको अटैक करना होता था और ये करता था। और इस अटैक को ये जो नाम देता था, ये क्या बोलता था कि मैं जिहाद, ठीक है बच्चे, जिहाद नाम देता था, ठीक है। और क्या बोलता था, बुत शिकन, ठीक है बच्चे, और क्या बोलता था, बुत शिकन। ये आपको याद रखना, बुत शिकन और जिहाद का नारा देकर ये अटैक वगैरह करता था। बुत शिकन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, है ना, मूर्ति भंजक। इसका मतलब होता है बच्चे मूर्ति भंजक। जितनी भी भारत के मंदिरों में मूर्ति होती थी उनको ये डिस्ट्रॉय करता था, ये आपको याद, ठीक है। अच्छा, और यदि हम लोग बात करते हैं, इसके टाइम पर कुछ कॉइन्स वगैरह भी बने हुए थे, सिक्के भी थे इसके टाइम पर, और इसने सिक्कों पर भी नाम लिखवा रखा था अमीर महमूद। कॉइन्स पर इसने जो नेम छपवा रहा था, वो नेम क्या था बच्चे, वो नेम था अमीर महमूद, ठीक है, अमीर महमूद करके इसका नाम छपा हुआ था इसके ऊपर, ये आपको याद। ये कहा जाता है कि इसने सबसे पहला अटैक 1001 ईस्वी में किया था, और इसका जो समय काल 1001 से 1027 तक रहा। इसने कुल हर साल अटैक करता था, जिहाद या फिर बुत शिकन के नाम से जो भी अटैक करता था, ठीक है। तो इसके जो टोटल अटैक थे, यदि हम लोग उसकी बात करें कि इसने कुल हमले भारत पर कितने करे, तो इसने कुल अटैक भारत पर करे बच्चे 27 अटैक, ठीक है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं रिटर्न इंस्क्रिप्शंस में प्रोफेसर हेनरी इलियट के द्वारा, तो प्रोफेसर हेनरी इलियट के द्वारा ये कहा जाता है कि इसने कुल करीबन भारत पर जो हमले किए वो 27 नहीं किए, सिर्फ मात्र कितने के, 17। लेकिन जब इसने यहां पर बोला कि हर साल अटैक करता था, तो उस हिसाब से 27 हमले करने चाहिए। लेकिन रिटर्न प्रूफ समय जो मिले 17 अटैक है, ये आपको याद रखना। अब इस 17 अटैक्स में से, 27 अटैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स आपको याद रखने जो पेपर में कई बार क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। सबसे पहले अटैक, सबसे पहला अटैक है अटैक ऑफ सिंध। सबसे पहला अटैक है सिंध का हमला, सिंध का अटैक, ये आपको याद रखना। सिंध में हमला करता है, और याद करो अल्पतगीन सुबुक्तगीन, अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का बेटा गौरी, सॉरी गजनी, है ना। तो सुबुक्तगीन तो याद करो सिंध के राजा जय, याद करो अभी बताता, जयपाल पर हमला करता है लेकिन नहीं जीत पाता क्योंकि आंधी तूफान साथ दे देती है जयपाल। अब ये सबसे पहला अटैक करता है सिंध के राजा, सिंध के सम्राट जिसका नाम है जयपाल। किस पर करता है, जयपाल पर सबसे पहला हमला करता है। तो जयपाल वर्सेस मोहम्मद गजनवी, ठीक है, ये आपको याद रखना, जीत। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये अटैक कब, 1001 ईस्वी, है ना, 1001 मतलब सिंध फ्रंटियर है, सीमावर्ती इलाका है। तो सबसे पहला अटैक इसका कहां पर, फ्रंटियर स्टेट ऑफ इंडिया, फ्रंटियर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के सीमावर्ती इलाके पर सबसे पहला अटैक हुआ था इसका, ये आपको याद, ठीक है, ये आपको याद रखना। लगभग 1001, 1000 सॉरी 1002, सॉरी 1002, ठीक है, ये आपको याद रखना, 1001, 1002 के आसपास। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करते हैं। ये जो अटैक जयपाल वर्सेस मोहम्मद गजनवी हुआ था, इसे बैटल ऑफ बै हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज बैटल ऑफ बै हिंद, बै हिंद का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपको याद। और इस युद्ध में जयपाल क्या रही थी, और जयपाल ने नॉर्मली आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी, ये आपको याद। तो यहां तक समझ में आया या नहीं, मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। इसने जो उपाधि धारण करवाई थी बगदाद के खलीफाओं ने, यामीन उद दौला की उपाधि या फिर आमीन उल बिला, हर साल इसने संकल्प करा था कि मैं भारत पर अटैक करूंगा। अटैक को जिहाद या फिर कुचिकर मतलब मूर्ति भंजक का नाम देता था। सिक्कों पर इसका नाम अमीर महमूद छपा था। 1001 से 1027 के बीच का साम्राज्य काल था, जिसमें कुल 27 अटैक की बात होती है, लेकिन प्रोफेसर हेनरी इलियट के द्वारा 17 अटैक ही मेंशन किए गए। सबसे पहले अटैक इस फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ इंडिया पर करता है, सीमावर्ती इलाके पर करता है। 1001 में 1002 ईस्वी में ये बैटल ऑफ बै हिंद, जिसमें जयपाल जो कि सिंध का राजा होता है उसको हराता है, और जयपाल इसमें आग में कूदकर अपनी
जान गंवा देता है। यहां तक क्लियर सभी को? फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान से देखिए, दूसरा अटैक। दूसरा अटैक की बात करते हैं 1004 उच्च। ठीक है, कहां पर? उच्च नाम की जगह पर इसका अटैक होता है। थर्ड अटैक की बात करते हैं कहां पर? 1005 मुल्तान। ठीक है, 1005 में कहां पर? मुल्तान पर अटैक करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अटैक इसका 1025 ईस्वी का अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट। 1025 ईस्वी में ये गुजरात पर हमला करता है, और उस टाइम पर गुजरात का जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो होता है भीमदेव फर्स्ट। कौन होता है बच्चे? भीमदेव फर्स्ट वाज द किंग ऑफ गुजरात एट दैट टाइम। भीमदेव फर्स्ट वर्सेस मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई होती है, ये आपको याद है। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल। ठीक है बच्चे, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल पर ये हमला करता है। सोमनाथ टेम्पल मतलब किन किन देवी देवताओं का मंदिर माना जाता है? चंद्रमा और शिवजी, मून। ठीक है, मून एंड लॉर्ड शिवा का मंदिर। ठीक है, शिवजी और चंद्रमा की पूजा यहां पर की जाती है, आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट इस युद्ध में ये भीमदेव फर्स्ट के साथ जो होती है, सोमनाथ टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लूटपाट करता है और बहुत सारे ब्राह्मणों का वध करता हुआ यहां से निकल जाता है, ये आपको याद है। ठीक है, और इस बैटल के बाद जितने भी ब्राह्मण या हिंदू रूलर थे वो सब एक हो जाते हैं इसके अगेंस्ट मोहम्मद गजनवी। ठीक है, और इसी प्रकार ये लास्ट हमला करता है भारत में 1027 ईस्वी पर। ठीक है, और इसका जो लास्ट अटैक 1027 ईस्वी में होता है वो कहां पर होता है बच्चे? सिंध के जो जाट है। ठीक है, सिंध के जो जाट हैं उन पर ये आखिरी अपना हमला करता है, अटैक करता है, ये आपको याद। आप लोग को मालूम है, याद रखना है कि जिस टाइम पर मोहम्मद गजनवी भारत पर हमला करता है तो मोहम्मद गजनवी की जो सेना थी, ठीक है बच्चे, मोहम्मद गजनवी की जो सेना है, आर्मी है, जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी आर्मी के अंदर दो भारतीय, दो इंडियंस भी होते हैं, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। आपको मालूम है कौन कौन दो भारतीय होते हैं इसकी सेना के अंदर? एक का नाम होता है सेवद राय, एक का नाम होता है बच्चे सेवद राय, आपको याद रखना है। और दूसरे व्यक्ति जो होता है उसका नाम होता है तिलक। सेवद राय और तिलक नाम के दो व्यक्ति होते हैं इसकी सेना के। ठीक है, ये आपको याद है। इसके टाइम पर बहुत सारे इतिहासकार भी मिलते हैं, हिस्टोरियन भी मिलते हैं, ये आपको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ये इसी के टाइम पर इतिहासकार वगैरह। अल बरूनी की अरबी, ठीक है बच्चे, अरबी लैंग्वेज में कई किताबें वगैरह लिखी है। फॉर एग्जाम्पल किताब उल हिंद, एक किताब है बहुत फेमस है जिसका नाम है किताब उल हिंद नाम की किताब है, आपको याद। और यदि हम लोग बात करते हैं और कौन कौन सी किताब है, तहकीक ए हिंद, और कौन सी है? तहकीक। ठीक है, तहकीक ए हिंद नाम की किताब है, ये आपको याद है। और इसके टाइम पर कौन कौन से इतिहासकार, हिस्टोरियन हुए? तो नेक्स्ट है फिरदौसी। ठीक है, नेक्स्ट इज फिरदौसी, ये आपको याद है। फिरदौसी अरेबियन। ठीक है, तो इसने क्या लिखी थी? शाहनामा। ठीक है बच्चे, शाहनामा नाम की किताब इसने लिखी है, ये आपको याद रखना, फिरदौसी की शाहनामा। और यदि हम लोग बात करते हैं और कौन कौन से इसके टाइम पर इतिहासकार, हिस्टोरियन हुए जो काफी अच्छे, बहकाकी है ना, बहुत फेमस है बहकाकी, ये आपको याद रखना। बहकाकी की यदि हम लोग बात करते हैं, इनकी किताब कौन सी है, ये आपको याद रखना। तो इनकी किताब का नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन है ना, सुबुक्तगीन पापा जी किसके पापा जी थे? गजनवी के, ये आपको याद। यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे फटाफट कमेंट करके बता दिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अल्पतगीन, सुबुक्तगीन हम लोगों ने पढ़ लिया, सुबुक्तगीन के बाद मोहम्मद
गजनवी मोहम्मद गजनवी के बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर आएगा मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी। हम लोग अब पढ़ेंगे मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? चलिए, तो अब हेडिंग डाल लीजिए बच्चे मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जस्ट पुट नेक्स्ट हेडिंग मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी। मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी का समझिए किस प्रकार वंश था, डायनेस्टी थी किस प्रकार। अभी हम लोगों ने गजनी पढ़ा, ठीक है बच्चे। एक कबीला था गजनी, गजनी कबीला। एक दूसरा कबीला और था हेरात। यहाँ पर एक चौड़ी पहाड़ी थी जिसको हेरात बोला जाता था, ये आपको याद। गजनी और हेरात के बीच में, गजनी और हेरात के बीच में एक साम्राज्य, एक डायनेस्टी रूल करती थी। जिस डायनेस्टी की यदि हम लोग बात करें, वंश की बात करें, वो वंश कौन सा है? वो डायनेस्टी थी आपकी गोर डायनेस्टी, ठीक है बच्चे? बिल्कुल ध्यान रखना। वो डायनेस्टी कौन सी है आपकी? गोर डायनेस्टी, गोर वंश कहा जाता है, ये आपको याद। ये गोर वंश, गोर डायनेस्टी, ठीक है। इस गोर वंश, गोर डायनेस्टी का जो किंग, राजा था जिसकी हम लोग बात करें, उसका नाम था मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी। उसका नाम क्या था? मोहम्मद शिहाबुद्दीन, ठीक है। उसका नाम था मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, ये आपको इस गोर डायनेस्टी का वंश का राजा मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, ठीक है, ये आपको। तो गोर डायनेस्टी का फाउंडेशन मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, ठीक है, ये आपको याद। अब ध्यान समझना, इस मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी ने वर्ष 1175 1175 में फर्स्ट अटैक किया। क्या किया? फर्स्ट अटैक किया, सबसे पहला हमला किया, फर्स्ट अटैक किया। और इसने सबसे पहला अटैक कहां पर किया? मुल्तान। वेयर डज ही डिड फर्स्ट अटैक? ऑन मुल्तान, ठीक है। उसके बाद 1178 1178, ठीक है, इसने गुजरात का रूलर, ठीक है बच्चे, गुजरात का किंग, राजा जिसके नाम की बात करें, उनका नाम था भीमदेव सेकंड। भीमदेव फर्स्ट मोहम्मद गजनवी के टाइम पर और भीमदेव सेकंड मोहम्मद गौरी के टाइम पर। तो उनका नाम था भीमदेव, ठीक है बच्चे, क्या नाम था? भीमदेव सेकंड, ये आपको याद, ठीक है। जिसका दूसरा नाम मूलराज सेकंड भी कहा जाता है, इसको मूलराज सेकंड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद। तो दूसरा हमला इसने 1178 ईस्वी में गुजरात के राजा, दूसरी बैटल भीमदेव सेकंड, जिसको मूलराज सेकंड कहा जाता है, उनके साथ, ठीक है, ये आपको याद। अब ये जब लड़ाई वगैरह हुई इनकी, तो बच्चे बिल्कुल ध्यान समझना, ये पूरी बैटल इनकी कहां पर हुई बच्चे? तो माउंट आबू, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। ये बैटल इसने जो भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड के साथ लड़ी, वो कहां पर? माउंट आबू, मतलब आपके राजस्थान, ठीक है, आपके आसपास। और इस बैटल का निष्कर्ष, डिसीजन ये निकला कि मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी की डिफीट हुई, हार हुई, ये आपको याद। कहने का मतलब लॉस हुई, इसकी पूरी की पूरी हार हो गई मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी को, ठीक है। अब इस हार को ये पचा नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं इसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे किसी ना किसी तरीके से भीमदेव सेकंड को हराना, मूलराज सेकंड को हराना। लेकिन इस हार को इसने असफलता नहीं माना, और इसका कहना था कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां रह गई कमी देखो और उसका सुधार करो, है ना भाई। असफलता जो है एक चुनौती है, उसे स्वीकार हमें करना चाहिए, और कहां रह गई कमी उसे सुधार करो। उसको ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ा और इसने हार नहीं मानी, और 1179 में इसने फिर से अटैक किया, और 1179 में इसने अटैक किया, कहां पर अटैक किया? पंजाब में। अब ये अटैक करता है 1179। उसके बाद 1180 में फिर ये अटैक करता है भारत में, पेशावर में अटैक करता है, ये आपको याद। उसके बाद फिर ये अटैक करता है 1185 में, और अब अटैक करता है ये सियालकोट। कहां पर? सियालकोट पर अटैक करता है।
और इन तीनों को जीत लेता है, विन ओवर कर लेता है, जीत लेता है, ये आपको याद है। 1179, 1180, 1185। देखो दो हार के बाद ये डिफीट नहीं मानता, अपनी कमियां देखता है, मेरी कमियां कहां कहां रह गई है, और इन तीनों को जीतता है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया? मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहां तक अंडरस्टूडेबल सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1191 में एक बहुत फेमस बैटल, जिसको आप लोग जानते हो, क्या बोलते हो? बैटल ऑफ तराइन, है ना? बहुत फेमस बैटल जिसको आप लोग बोलते हो बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध, है ना? बैटल ऑफ तराइन होती है किस किस के बीच में? बैटल ऑफ तराइन होती है बच्चे मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस थर्ड के बीच में। और इस बैटल में मोहम्मद गौरी की लॉस हो जाती है, हार हो जाती है, ये आपको याद रखना। और पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या होती है? जीत होती है, विन होती है, ये आपको याद रखना। अब ये असफलता को क्या एक चुनौती लेना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए डिफीट किस वजह से हुई है, क्या कमी रह गई, वो देखनी चाहिए। अब ये डिसाइड करता है, मैं अपना जो कमांडर है, सेनापति है, इस कमांडर को चेंज करूंगा। मैं अपने सेनापति कमांडर को चेंज करूंगा, और ये कमांडर बनाता है किसको? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी को हटा देता है, इसका जो सेनापति, बिल्कुल याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी इसका सेनापति होता है, इसको रिप्लेस कर देता है। और किससे रिप्लेस करता है बच्चे? न्यू प्रेसिडेंट कमांडर बनाता है। और न्यू किसको बनाता है ये अपना सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अपना नया कमांडर सेनापति बनाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम होता है, स्लेव होता है, जिसको इसने खरीदा होता है पाकिस्तान में एक मेले से, फेयर से, ये आपको याद। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसके लिए इतना भाग्यशाली सिद्ध होता है कि ये 1192 में 1192 में फिर से अटैक करता है, और फिर से एक बैटल लड़ी जाती है, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। ठीक है, ये तराइन का युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से होता है। लेकिन अब की बार पासा पलट जाता है, मोहम्मद गौरी की विन होती है, और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, डिफीट होती है, लॉस होती है, और बंदी बना लिया जाता है। और कई कई किताबों में अलग अलग कहानियां लिखी है, कई को कहा जाता है कि मार दिया जाता है, आंख फोड़ दी जाती है, तो अलग अलग, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, क्योंकि इस मोहम्मद गौरी का साथ देता है जयचंद, है ना, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ दुश्मनी भी होती है। कैसे? जयचंद की जो बेटी, जिसका नाम होता है संयोजिता, उसको उठा कर ले जाता है पृथ्वीराज चौहान और जबरन विवाह कर लेता है। तो इससे पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद, है ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना, जो कि चंदवार का, है ना, जो कि हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अब क्या होता है? 1194 में 1194 में फिर से क्या होता है बच्चे? 1194 में एक बैटल और होती है, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ कनौज, जिसे हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ कनौज, कन्नौज के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज में क्या होता है बच्चे? ये जो जयचंद होता है, इसका युद्ध होता है किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ, है ना, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ इसका युद्ध होता है, और इसमें जयचंद की भी डिफीट हो जाती है, ये आपको याद। और इनकी डिफीट होते ही राजपूत वंश भारत से खत्म हो जाता है, और इंडिया में पूर्ण रूप से एस्टेब्लिश हो जाता है। भारत में शुरू हो गया अब जो वंश, वो वंश शुरू हो जाता है टर्की डायनेस्टी, तुर्की साम्राज्य।
ठीक है बच्चे, तुर्की डायनेस्टी, तुर्की वंश पूरा का पूरा अब भारत में स्टार्ट हो जाता है, ये आपको याद है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर समझ में आ गया तो मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट अंडरस्टूडेबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं। जिस टाइम पर मोहम्मद गोरी, ठीक है, भारत आता है तो मोहम्मद गोरी के साथ एक दो व्यक्ति और आते हैं। उनका नाम होता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए। ये भी कहां पर आते हैं? इंडिया में आते हैं। आपको याद रखना, भारत आते हैं, अराइव होते हैं। किसके साथ आते हैं ये भी भारत? मोहम्मद गोरी के साथ। अब मोहम्मद गोरी जब ये सिक्के चलवाता है इंडिया के अंदर, ये क्या करता है? कॉइन्स चलवाता है, सिक्के चलवाता है। ठीक है, ये क्या करता है? कॉइन्स चलवाता है, सिक्के चलवाता है। जो कॉइन्स मोहम्मद गोरी यहाँ पर चलवाता है, उसका एक साइड वन फेस पर तो कलमा लिखा होता है ना? कलमा होता है ना पूरा, इस प्रकार। और दूसरी साइड यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके दूसरी तरफ गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना, गॉडेस लक्ष्मी का चित्र बना होता है, लक्ष्मी माता का चित्र बना होता है, ये आपको याद। ठीक है, नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिएगा। मोहम्मद गोरी का जो कमांडर, तराइन के युद्ध में नहीं, मोहम्मद गोरी का जो कमांडर स्टार्टिंग में होता है, जो उसके स्टार्टिंग में बैटल में साथ देता है, वो कौन था बच्चे? बख्तियार खिलजी, है ना? वो कौन था? बख्तियार खिलजी। इसका शुरुआत में जितने भी ये लड़ाई लड़ता है उसमें इसका सेनापति था, कमांडर था। ठीक है, ये क्या करता है बच्चे? तो ये बख्तियार खिलजी भारत में आकर डिस्ट्रॉय करने लगे। अगर भारत की पुरानी पुरानी चीजें आज डिस्ट्रॉय ना होती तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज बहुत आगे होती। ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इन सबको डैमेज कर देता है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय समझो उस टाइम पर भी था, नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ फोड़ करता है, बिल्कुल डैमेज, उसमें जो किताब है सब जला देता है। विक्रमशिला, ठीक है, नेक्स्ट, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको भी डैमेज कर देता है। उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है बच्चे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसको भी डैमेज कर देता है। इन तीनों को डैमेज कर देता है आपका बख्तियार खिलजी। और इसका एक दूसरा कमांडर जिसने बैटल ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध में इसका साथ दिया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका नाम क्या था बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि हम लोग बात करते हैं, इसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे अजमेर के अंदर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, अजमेर में उस टाइम पर संस्कृत वेदों का ज्ञान दिया जाता था, एक संस्कृत कॉलेज था, जिसको इसने डैमेज कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया और इसको कन्वर्ट करके एक नई बिल्डिंग बना दी, जिसको आजकल हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं जिसको आजकल। ये किया। और क्या क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चे? तो दिल्ली, इसने और क्या क्या बच्चे? दिल्ली, दिल्ली में एक टेंपल था जिसको हम लोग विष्णु टेंपल, विष्णु मंदिर कहते थे। इस विष्णु टेंपल को डैमेज किया और इस पर पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम बनवा दी। ठीक है, कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम बनवा दी, ये आपको याद। ये किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ये आपको याद। यहाँ तक चीजें समझ में आई तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ, हमें यहाँ तक सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक हमें नहीं। इज दैट अंडरस्टूडेबल टू ऑल ऑफ यू? फटाफट क्लियर? आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट चीज बिल्कुल ध्यान से देखिए, गौरी का लास्ट युद्ध, ठीक है, मोहम्मद गौरी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका लास्ट बैटल, आखिरी युद्ध कहां था? तो इसका जो आखिरी बैटल, आखिरी युद्ध था वो 1205, 1205, ठीक है। इसने लड़ा खोकर जाति, खोकर ट्राइब, ठीक है, खोकर, खोखर ट्राइब, खोखर जाति से इसने युद्ध, ठीक है, ये आपको याद। और सिंध में शाम की नमाज पढ़ते हुए खोकर जाति ने इसकी हत्या कर दी थी, तो लास्ट बैटल और यहीं पर इसकी क्या होती है, डेथ। खोखर ट्राइब के बाद, ठीक है, गौरी की डायनेस्टी, गौरी वंश खत्म, गौरी की डेथ हो गई। इसके बाद भारत में स्टार्ट हो जाता है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। अब भारत में स्टार्ट हुआ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश भारत में स्टार्ट हुआ। इसे गुलाम वंश या फिर मामलुक, ठीक है, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ये भी समझिएगा। इसे गुलाम वंश या फिर मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ठीक है। मामलुक का मतलब क्या है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, जिसके माँ बाप ने जन्म के टाइम पर उस बच्चे को छोड़ दिया हो, है ना, उसका मतलब होता है मामलुक डायनेस्टी। गुलाम जिसको किसी ने खरीद लिया हो, ठीक है, ये आपको याद है। अच्छा, ये जो वर्ड पेपर में कई बार पूछ लेता है, स्लेव किसने दिया, किसने, हिस्टोरियन ने सबसे पहले दिया, हबीब उल्लाह साहब, ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखना, हबीब उल्लाह, ठीक है, हबीब उल्लाह, हबीब उल्लाह ने सबसे पहले ये स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी ये शब्द दिया था, आपको याद है। स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? याद करो, जिस टाइम पर बैटल ऑफ तराइन 1191 1192 के बीच में चल रही थी, उससे पहले मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था वो कौन था? बख्तियार खिलजी, है ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझना। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बनते ही बख्श ने अपना कमांडर चेंज किया, वो उसके लिए अच्छा साबित हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने खरीदा था कहां से? पाकिस्तान से। इसका मतलब फाउंडर, इसका मतलब पेपर में आप लोगों से यदि पूछा जाए, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज, बिल्कुल याद रखिएगा बच्चे, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक इज द रियल फाउंडर ऑफ, ये आपको याद। इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है बच्चे? इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है आपको याद रखना है, पेपर में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, 1206 से लेके 1210 तक है, आपको याद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है बच्चे? तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, आरम शाह, ठीक है। नेक्स्ट कौन आता है? आरम शाह बनता है, ये आपको याद है। आरम शाह का टाइम पीरियड क्या है बच्चे? 1210 से लेकर 1211। आरम शाह के बाद कौन बनता है? तो आरम शाह के बाद बनता है इल्तुतमिश, ठीक है, कौन बनता है? इल्तुतमिश। ये सब एक दूसरे के गुलाम रहे हैं, इसलिए गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इल्तुतमिश के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज कौन बनता है? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, ये आपको याद। रुकनुद्दीन फिरोज का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? रुकनुद्दीन फिरोज का टाइम पीरियड की यदि हम लोग बात करें 1236 से 1236 तक ही रहा है, ज्यादा समय निकाल के नहीं, कुछ महीनों के लिए। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन बनते हैं? इसकी बहन रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान बनती है, आपको याद। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? तो रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक रहा है, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, यहां तक सभी को क्लियर? एक मिनट वेट करें मुझे।
ठीक है, चलिए रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 1236 तक। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है आपका बहरम शाह। बहरम शाह की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से, बहरम शाह का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा, पेपर में कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा। तो बहरम शाह का टाइम पीरियड 1240 से 1242 तक है, ये आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है अलाउद्दीन मसूद। बहरम शाह के बाद कौन आते हैं, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन मसूद बनते हैं बहरम शाह के बाद, आपको याद। तो अलाउद्दीन मसूद का जो टाइम पीरियड है वो है 1242 से लेकर 1246। अलाउद्दीन मसूद के बाद हम लोग बात करते हैं तो कौन है, नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन। अलाउद्दीन मसूद के बाद बात करते हैं तो कौन है, नसरुद्दीन महमूद। कौन है, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड है 1246 से 1266 तक, ये आपको याद है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बालबन। ठीक है, गयासुद्दीन, नेक्स्ट इज गयासुद्दीन बालबन, आपको याद। गयासुद्दीन बालबन की बात करते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द गयासुद्दीन बालबन। गयासुद्दीन बालबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1286, 1266 से 1286। ठीक है, गयासुद्दीन बालबन। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं कायकुबाबाद। ठीक है, कायकुबाद। ठीक है, ये आपको कायकुबाबाद। कायकुबाबाद का टाइम पीरियड रहता है, या फिर आप इसको काय खुसरो भी कह सकते हो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, काय खुसरो भी कह सकते हो, ये आपको याद है। कायकुबाबाद और काय खुसरो की यदि हम लोग बात करते हैं तो 86 से 90 तक इनका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं, कौन है, शमशुद्दीन। ठीक है, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ, शमशुद्दीन कायूमर्स। शमशुद्दीन कायूमर्स इज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और इसका याद रखना 1290 में ही रहता है, मात्र 12-13 साल का बालक होता है जो मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने। कौन कौन से फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है बच्चे, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक, ये आपको याद। ठीक है, क्लियर। सिमिलर वे में नेक्स्ट है आरामसा। आरामसा का टाइम पीरियड है 1210 से 1211। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज 36 से 36, रजिया सुल्तान 36 से 40। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बहरम शाह 40 से 42, अलाउद्दीन मसूद 42 से 46, नसरुद्दीन महमूद 46 से 66। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गयासुद्दीन बालबन 66 से 86। नेक्स्ट काय खुसरो 86 से 90। उसके बाद शमशुद्दीन कायूमर्स 90 तक। Who is the last ruler of slave dynasty? शमशुद्दीन कायूमर्स। कहीं कहीं किताबों में काय खुसरो लिखा होता है, कायकुबाद लिखा होता है, रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज शमशुद्दीन कायूमर्स। ये आपको याद रखना। यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी किस प्रकार आपकी स्टार्ट होती है, कहां कहां कैसे कैसे इंपोर्टेंट होती है, इस क्लासेस को हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलेंगे 4 बजे इवनिंग पर, तो तब मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। आप कोड यूज करिए वीकेपी लाइव, और इंस्टेंट आपको जो भी फीस होगी उस फीस के ऊपर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी। फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विक्रांत एसएमडी डिफेंस कोर्स। कल हम लोग स्लेव डायनेस्टी को डिस्कशन करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, 12 PM डेली चल रही है, जहां पर हम लोग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। आपकी अभी जो मॉक टेस्ट चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर होगा, पॉलिटी का आज मैं आप लोगों का टेस्ट, और 4 पे हम लोग डेली लाइव यहाँ पर आ ही रहे हैं आपके मेडिकल हिस्ट्री के साथ। ठीक है बच्चे, क्लियर। और सिमिलर वे में 7 PM पर भी क्लास आप लोग की चली करेगी। 7 PM पर एंसाइंट हिस्ट्री आप लोग का चल रहा है। तो ये सभी क्लासेस आप लोग की चल रही है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हो।
तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, होप करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइमिंग पर, और अनअकैडमी प्लस पर साइंस का कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है। फटाफट सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज करिए वीकेट लाइव इन कैपिटल लेटर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जय हिंद एंड जय भारत।